गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कुछ शब्द लिखवाऊंगा जिनका अर्थ सहित आपको जिनको याद करना है और लिखने का अभ्यास भी रखना है। पहले मैं आपको जो पहला पाठ था 2 बैलों की कथा, उसमें से लिखवाता हूँ। किताब में तो है ही आपके पास, लेकिन फिर भी मैं लिखवाता हूँ अलग से। पहला शब्द है निरापद। दूसरा है गोई। तीसरा है विषाद। उसके बाद है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, गण्य। अगला है पगहिया। पगहिया। इनका अर्थ आप खोज लीजिएगा कि मैं लिख ही दूँ, लिख ही देता हूँ। सुरक्षित। गोई मतलब होता है जोड़ी। यहाँ बैलों की जोड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। विषाद मतलब होता है उदासी, दुख की छाया। गण्य मतलब होता है गण्य का सरल अर्थ होगा सम्मानित, कह सकते हैं। इसमें दिया हुआ है गणनीय, सम्मानित। हाँ, सम्मानित, जिनकी गिनती की जा सके, जो गिनती के लोग होते हैं, जिनको गिना जाता है समाज में, सम्मानित। या गणनीय भी उसको कह सकते हैं। पगहिया बोलते हैं जो बैलों को जोड़ पहनाया जाता है, जो उनको जिसमें रस्सी बांध के खूंटे से बांधा जाता है उसको। पशु, पशुओं को बांधने की रस्सी। ठीक है, पर मैं देख लेता हूँ ठीक से दिख रहा है कि नहीं। हाँ। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। मेरा डस्टर कहाँ चला गया? मैं इसको मिटाता हूँ। इसको आप वीडियो को रोक रोक कर के देख के लिख लीजिएगा, पर समय बर्बाद करना बेकार है। इनको लिखना भी सीखिएगा, इनकी वर्तनी, इनका अर्थ, सब कुछ। आगे है सहिष्णुता। उसके बाद है कुलेल। सहिष्णुता का हो गया सहनशीलता। कुलेल का हो गया क्रीड़ा।
खेल, खेल, ठीक है। पराकाष्ठा, किसी चीज की उच्चतम सीमा, अधिकतम सीमा, उसी को पराकाष्ठा बोलते हैं। तो इसको अंतिम सीमा या, ठीक है, अंतिम सीमा ही ज़्यादा सरल अर्थ है। अंतिम सीमा। विग्रह, विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है अलगाव। समास विग्रह आपने पढ़ा है। विग्रह और विच्छेद का अंतर भी मैंने बताया था। प्रतिवाद, जब भी क्लास के लिए बैठा कीजिए एक नोटबुक भी साथ में रखा जरूर कीजिए। प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध। विरोध, आगे चलते हैं। टिटकार, टिटकार बोलते हैं जो पशुओं को ललकारने के लिए कुछ आवाज़ निकाली जाती है मुंह से, इस तरह की टिक टिक की आवाज़ निकालते हैं जिससे कि जानवर आगे बढ़ते हैं। ये हल वगैरह जोतने में या गाड़ी में जब बैल लगाए जाते थे तो इनका खूब प्रयोग होता है। मुंह से निकलने वाली टिक टिक की ध्वनि, टिक टिक की आवाज। आवाज, ठीक है। उसके बाद है रगेदना। रगेदना तो आप लोग भी बोलते हैं। रगेदना मतलब खदेड़ना। खदेड़ना। उसके बाद है साबिका। वास्ता या सरोकार। अब कहेंगे इसका मतलब भी नहीं पता है, मैं समझा देता हूं आपको। मतलब रखना, वास्ता मतलब क्या होता है? मतलब रखना। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मतलब मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई सरोकार नहीं, कुछ लेना देना नहीं है।
वही हुआ वास्ता, सरोकार या साबिका। रेवड़, रेवड़, रेवड़ बोलते हैं जो जानवरों का झुंड होता है उसको। अक्सर जो चराने के लिए ले जाते हैं चरवाहे, अभी भी झारखंड में ले जाते हैं, उसको रेवड़ ही कहा जाता है। पशुओं का झुंड। थान, थान आप लोग परिचित होंगे, थान को अपने यहाँ बथान कहते हैं, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, खिलाए पिलाए जाते हैं। रखने का स्थान, वही स्थान से थान बन गया। चौक घिस गया मेरा, ठीक है। आगे है हिटकार, रगेदना, साबिका, रेवड़, थान। आगे है उछाह। ये थोड़ा पुराने तरीके का छ है। उत्साह का मतलब होता है खुशी का, खुशी की भावना, एक उत्साह, उत्सव का सा जो मन में होता है, उत्साह लिख सकते हैं, या उमंग। उमंग, आनंद भी कह सकते हैं। उन्मत्त, मतवाला, मतवाला मतलब कुछ जैसे लोग नशे में मतवाले हो जाते हैं, कहते हैं कि मतवाला हो गया, मतलब पागल हो गया है, मतलब वो मस्ती में आ गया, कुछ का कुछ कर रहा है। तो वो कई बार खुशी में भी होते हैं, कई बार गलत तरीके से भी होते हैं, नशा वगैरह करके भी लोग, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग तरह से उस माहौल, उस जगह के अनुसार होता है। आप उसको अच्छा और बुरा दोनों मान सकते हैं। जैसे देशभक्ति में मतवाला हो गया और शराब पी के मतवाला हो गया, दोनों दो चीज़ है, लेकिन हरकतें एक जैसी ही होती है। मल्ल युद्ध, कुश्ती को मल्ल युद्ध कहते हैं। इसके बाद है मसलहत, हितकर या लाभकारी जिसको कह सकते हैं, हित जिससे हो। पछाई, किताब में लिखा हुआ है पशुओं की एक नस्ल, पालतू पशुओं की एक नस्ल पछाई कहते हैं, जो पश्चिम की तरफ जो गाय और बैलों का एक प्रकार होता है, एक वैरायटी होती है, उस नस्ल को पछाई नस्ल कहते हैं। पश्चिम इसका मतलब हुआ।
इसको आप ऐसे समझिए, पश्चिमी नस्ल के पशु। यहाँ इस पाठ में इसका यही मतलब है। नस्ल में मूर्धन्य दंत स होता है क्या? शायद नस्ल में दंत स ही हुआ। नस्ल। तो ये मेरे हिसाब से 20 के करीब शब्द मैंने आपको लिखवाया है। एक बार देख लेता हूँ कितना समय हो गया और कर सकते हैं क्या। तो इस पाठ से इतने शब्द हो गए। मैं कम से कम 30 लिखवा देता हूँ। चलते हैं अगले पाठ ल्हासा की ओर। पहला शब्द लिखते हैं भरिया। इसका अर्थ होता है भार ढोने वाला, कुली भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, भार ढोने वाला। मैं जो लिख रहा हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ वही याद करना है, बाकी जो शब्द हैं आपके किताब में वो भी याद करना है। कंडे, कंडे बोलते हैं जो गोईठा अपने यहाँ जिसको बोलते हैं, गोबर को सुखाकर जलावन के लिए जो काम में लाते हैं तो उसको उपले, कंडे और अपने यहाँ देहाती भाषा में उसको गोईठा बोलते हैं। इसको मैं उपले लिख देता हूँ यहाँ। सूखा हुआ गोबर। ठीक है, रख लीजिए। उसके बाद तो ये उपले बोलते हैं इसको, जिसको गोईठा बोलते हैं आप लोग, और सूखा हुआ गोबर मैंने लिख दिया आपके समझने के लिए। परित्यक्त, परित्यक्त, परित्यक्त बना है परित्याग शब्द से। आप अगर कहीं सरकारी भवनों, जैसे अपने पूसा रोड स्टेशन पर भी कुछ घरों पर मैंने लिखा हुआ देखा था कभी, जो सरकारी क्वार्टर्स थे, परित्यक्त, छोड़ा हुआ, मतलब परित्याग किया हुआ, जिसको त्याग दिया गया हो, छोड़ा हुआ।
इसको कह सकते हैं, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। राहदरी, इसको राहदरी या राहदारी भी बोलते हैं। सही क्या है पता नहीं। तो इसका मतलब है जो रास्ते पर चलने का टैक्स होता है, रास्ते पर चलने के बदले एक कर या टैक्स लिया जाता है। आपकी किताब में क्या दिया हुआ है? हाँ वही है, रास्ते पर, मतलब उस रास्ते को कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको उसके बदले कुछ कर देना पड़ेगा, कुछ टैक्स देना पड़ेगा। चलने का कर, इसको अंग्रेजी में टैक्स भी कह सकते हैं आप। रोड टैक्स समझ लीजिए। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 पलटन, सेना के ग्रुप को, टुकड़ी को कहते हैं पलटन, या सेना को ही कहते हैं। असल में ये प्लाटून का अपभ्रंश है। प्लाटून सेना की एक टुकड़ी होती है, तो उसी का अपभ्रंश होकर ये पलटन हो गया। पलटन, सेना की टुकड़ी। आगे चलते हैं, 20 5 25। उसके बाद बसेरा, जहाँ बसा जा सके, जो जहाँ लोग रहते, बसना मतलब रहना, तो रहने की जगह। इसको कहेंगे बसेरा। चोंगी मतलब चाय की सामग्री कूटने वाला बर्तन। छोड़िए चोंगी, आप समझ जाइएगा। भद्र, निर्जन। भद्र का मतलब होता है सभ्य, सभ्य ही ठीक है। भद्र वेश का मतलब सभ्य वेशभूषा होना चाहिए। निर्जन, इसमें निर उपसर्ग है जन, यानी बिना जन के, बिना आदमी के, जहाँ कोई आदमी ना हो। होना तो चाहिए आदमी के बिना, मनुष्यों के बिना, लेकिन मैं समझने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, जहाँ कोई आदमी न हो। सुनसान जगह जो होता है, निर्जन। श्वेत शिखर, श्वेत शिखर, इसको साथ में भी लिख सकते हैं, बीच में ये भी दे सकते हैं। नहीं, ये नहीं बोलेंगे। सफेद चोटी, पहाड़ की चोटी जो बर्फ से ढकी होती है, या
बर्फ से ढकी चोटी। श्वेत शिखर। विहार मतलब हो गया मठ, बौद्धों का जो मठ होता था। बौद्ध मठ। ठीक है। बसेरा, भद्र, निर्जन, श्वेत शिखर, विहार। थोड़ा और लिख पाता हूँ मैं। इसमें से कई शब्द आपके शब्द संपदा में नहीं होंगे जो मैंने पाठ के बीच से उठाया है। यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत कहिए। यात्रा संबंधी वर्णन कह सकते हैं इसको। लुप्त प्राय। लुप्त प्राय। लुप्त मतलब होता है समाप्त होना, गायब होना। लगभग लुप्त हो चुका या लुप्त होने के कगार पर कह सकते हैं इसको। खत्म होने के की कगार पर। कगार मतलब किनारा होता है। ये चौक वाला गठिया है, दिखता नहीं है। घुमक्कड़ का मतलब आप जानते ही हैं, घूमने वाला। अज्ञात जिसके बारे में जानकारी न हो। ठीक है। और एक आध मिल जाए कहीं। बेगार लिखा था मैंने, पता नहीं, फिर लिख देता हूँ। बेगार बिना मजदूरी दिए के कराया जाने वाला काम। काम, ये काम है अंत में, बिना मजदूरी के कराया जाने वाला काम। एक और लिख ही देता हूँ। कसूर। कसूर
या कसूर, दोष या गलती। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करिएगा, लिखने का अभ्यास करिएगा। वर्तनी में बड़ी गलतियां होती हैं आपकी। इतना ही रखते हैं आज। चलिए, धन्यवाद।